हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम केवी CRPF मोकामा घाट। आज हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट नंबर फ्रांसीसी जो क्रांति हुआ था 1789 से टू 1799 के बीच में चला था। स्टार्टिंग हुआ था 1789 को, ठीक है। और ये जो रिवॉल्यूशन हुआ, जो क्रांति आया, इसके द्वारा क्या हुआ, जो उस समय जो राजा था, जो किंग जो हुआ करता था, मोनार्की तो राजतंत्र था, उसको गद्दी से हटा दिया गया जो बैठा हुआ था। और वहाँ पर एक क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हो गया ऑफ द रिपब्लिक, यानी गणतंत्र का शासन वहाँ चलने लगा, गणतंत्र हुआ। इस क्रांति में बहुत ही खूनी संघर्ष हुआ, बहुत दौर चला खूनी संघर्ष का। फिर इसके बाद जब देखा सभी लोग कि फ्रांसीसी क्रांति से वहाँ पर रिपब्लिकन स्थापित हुआ, एस्टेब्लिश हुआ, तो इसके बाद वर्ल्ड में एक मोनार्की जो राजतंत्र था उसको समाप्त किया हुआ धीरे धीरे। और फिर उसके जगह पर न्यू रिपब्लिक, नया गणतंत्र एंड लिबरल डेमोक्रेसीज यानी उदार गणतंत्र की स्थापना हुई थी पूरा वर्ल्ड में, ठीक है। तो इसके बारे में और आगे डिटेल से हम लोग जानेंगे। इसके पहले हम जान लें फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं सदी के लास्ट में फ्रांसीसी समाज किस तरह से था, फ्रांसीसी सोसाइटी, उसके बारे में जानेंगे। तो इसको जानने से पहले नंबर हम जानेंगे जो 1774 में लुइस जो 16 था, 16वां था, जो फ्रांस की राजगद्दी पर वो बैठा था वहाँ। तो इसके पहले भी लुई 14वां होगा, 15वां होगा, तो 16 से पहले 15 होगा। तो लुई 15वां जो शासक था वो कंप्लीटली कॉम्पिटेंट था, इनकॉम्पिटेंट यानी पूर्णतः वो अयोग्य था। वो जो लुई इसके 15वां हुआ, 16वां के पहले जो लुई 15वां हुआ, जो पूर्णतः कंप्लीटली इनकॉम्पिटेंट, पूर्णतः अयोग्य शासक था, रूलर था। और वह बहुत ही अधिक एक्सट्रीमली लग्जरियस, बहुत विलासित जीवन जीता था। और वो शॉर्ट साइटेड था, दूरदर्शी था, आगे की ओर सोचने वाला नहीं था। और वो पैसिव रूलर था, एक तरह से निष्क्रिय राजा था, वो अच्छा शासक नहीं था, निष्क्रिय था। और फिर लुई 15वां था जो क्या किया था, जो ऑस्ट्रिया के साथ जो उत्तराधिकार का जो युद्ध हो रहा था, और जो 7 वर्षीय 7 ईयर जो वार हुआ, 7 वर्षीय युद्ध, उसमें भी वो भाग लिया था लुई 15वां, जो फ्रांस का पहले राजा था, शासक था वो। जिससे क्या हुआ था कि जो फ्रांस की इकोनॉमिक सिचुएशन था, जो आर्थिक स्थिति था, उसको बहुत ही अधिक डैमेज हो गया था वहाँ के युद्ध में भाग लेने से। इसके बावजूद भी इससे तो डैमेज हुआ ही, और उस समय एक वर्साय की महल था वहाँ, जो सेंटर ऑफ लग्जरी, विशालता का केंद्र बिंदु था वो। और उसमें कहीं भी उसने कहा था कि लुई 15वां कहा था कि अगर हम यहाँ से चले गए तो मेरे बाद वो यहाँ प्रलय आ जाएगा। ऐसा उसका सोचना था कि हम ही लास्ट हैं, इसके बाद पूरा दुनिया ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बहुत ही अयोग्य शासक था वो लुई 15वां। फिर इसके बाद लुई 16वां के बाद हुआ जो बुरबोन जो फैमिली था, जो राजवंश था, बुरबोने फैमिली का ये भी था लुई 16वां, जो 1774 में वो फ्रांस की गद्दी पर बैठा, वहाँ के राजा बना, शासक बना।
हाँ, और उस समय उसका एज कितना हो रहा था, मात्र 20 ईयर ओल्ड था, मात्र वो 20 वर्ष का था। और वह ऑस्ट्रिया प्रिंसेस, जो ऑस्ट्रिया के राजकुमारी थी, उससे वह कौन था वो, मेरी एंतोयतेन से वो मैरिज कर लिया, विवाह कर लिया। और जब यह राजा बना तो वहाँ के जो राजकोष जो होता है, जो राज का जो धन्य रहता है, वो भी पूर्ण रूप से एम्प्टी था, खाली था। वो क्यों था खाली? क्योंकि इसके पहले जो लुई 15वां था वो ऑस्ट्रिया साथ युद्ध किया था, जिसके कारण, और जो 7 ईयर वार हुआ उसके कारण भी वहाँ के इकोनॉमिक जो सिचुएशन था, आर्थिक स्थिति था, जो बद से बदतर हो गया, बहुत ही डैमेज कर गया था। ठीक है, इसके कारण ये राजा बना तो इसको खाली खजाना मिला, इतना खजाना में पैसा नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ है वो, और इसके कारण क्या था कि लंबा युद्ध भी बताएं ऑस्ट्रिया के साथ हुआ, लॉन्ग ईयर तक वार चला था। फिर वर्साई के जो विशाल महल था और उसके जो कोर्ट था, जो राज दरबार लगता था, कि शान और शौकत को बनाए रखने के लिए बहुत सारा फिजूल खर्च किया जाता था, जिससे राजकोष खाली हो गया था। और फिर लुई 16वां के समय में फ्रांस ने एक अमेरिकन कॉलोनी जो है को ब्रिटेन से आज़ाद कराया था, इंडिपेंडेंस बना दिया था। अमेरिकन कॉलोनी था, उसको युद्ध लड़के वार करके और हेल्प किया था अमेरिका को, जिसके कारण क्या हुआ कि फ्रांस पर 1 बिलियन लीवर्स को उस पर कर्ज हो गया था। 1 बिलियन यानी 10 अरब लीवर्स माने समझते हैं, लीवर्स क्या है? वहाँ का एक, देखिए, लीवर्स यूनिट ऑफ द करेंसी ऑफ फ्रांस का है लीवर, करेंसी था, वहाँ की मुद्रा था। तो उस पर कर्ज कितना दिया गया? 10 अरब लीवर्स, 10 अरब के कर्जा दिया गया। और उसके पहले भी इस पर 2 बिलियन लीवर्स यानी 2 अरब पहले से भी इस पर कर्ज था। और अब क्या है, जो लेंडर हुए, जो कर्ज जो दिया था इसको, जो कर्जदार लोग, वो फ्रेंच गवर्नमेंट से 10% इंटरेस्ट के रूप में मांग करने लगे। जो लोन दिया था लेंडर लोग, वो 10% के इंटरेस्ट का मांग करने लगे, जिसके लिए फ्रेंच गवर्नमेंट ने अपने रेगुलर एक्सपेंसेस, जो नियमित जो खर्चा उन लोग का होता था फ्रेंच गवर्नमेंट को, इसे एग्जाम्पल के तौर पर आर्मी मेंटेनेंस में जो सेना रखता था उसको मेंटेनेंस करने में, या फिर कोर्ट जो दरबार लगता था उसका वो, या फिर ऑफिशियल जो गवर्नमेंट जो ऑफिस था उसमें, और यूनिवर्सिटी पर डिफरेंट टाइप्स के नए टैक्स को इंक्रीज कर दिया और अधिक बोझ डाल दिया, बर्डन कर दिया, टैक्स देने के लिए इंक्रीज कर दिया। फिर भी वो टैक्स को कलेक्ट किया, लेकिन फिर भी वो पूरा नहीं कर सका, सक्षम नहीं हो सका। ठीक है, और फिर 18वीं सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। 18वीं सेंचुरी में जो फ्रेंच सोसाइटी था, जो फ्रांस का जो समाज था, वो 3 स्टेट में डिवाइड था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेट था वहाँ। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे फर्स्ट स्टेट के बारे में। तो ये फर्स्ट स्टेट हुआ। फर्स्ट स्टेट कौन था? क्लेर्जी, यानी जो पादरी लोग होते हैं, पादरी वर्ग था ये। और सेकंड स्टेट में पादरी में वो जो चर्च में डिफरेंट टाइप के वर्क करते थे, और जो ग्रुप होता था उसी को कहता है पादरी वर्ग था ये, या क्लेर्जी। ठीक है, और सेकंड स्टेट के रूप में था नोबिलिटी, यानी कुलीन वर्ग इसमें आते थे। ठीक है,
और थर्ड स्टेट में बिग बिजनेसमैन माने बड़ा व्यापारी लोग, फिर मर्चेंट जो व्यापार करने वाला, फिर कोर्ट जो अदालत में जो रहते थे वकील लोग, या फिर ऑफिसर या लायर लोग, ये सब थर्ड में आते थे। और क्या, एक और था इसमें जो पेशेंट्स जो किसान थे वो भी आते थे, और आर्टिसंस जो आर्टिस्ट थे, जो कारीगर लोग थे, वो भी थर्ड स्टेट में आते थे। और इससे डिवाइड किया गया था, तो एक स्मॉल पेशेंट्स जो छोटा किसान था वो आते थे, फिर लैंडलेस लेबर जिसका भूमि नहीं था, भूमिहीन किसान, भूमिहीन मजदूर, किसान नहीं, भूमिहीन मजदूर लैंडलेस लेबर लोग भी आते थे, और सर्वेंट जो नौकर होता था, ये सब क्या है, थर्ड स्टेट में आते थे। ठीक है, तो फ्रेंच सोसाइटी कितने स्टेट में बटा हुआ था, तो 3 स्टेट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट में क्लेर्जी, सेकंड में नोबिलिटी कुलीन वर्ग, और थर्ड में ये बिजनेसमैन हुआ, वकील हुआ, या टीचर्स हुए, या लायर लोग, या फिर बिजनेसमैन, या फिर किसान लोग, या फिर आर्टिसियन, लेबर लोग, सर्वेंट, ये सब क्या थर्ड में आते थे। ठीक है, थर्ड स्टेट में। और क्या था इसमें, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को टैक्स फ्री रखा गया था, उन लोगों को टैक्स नहीं देना रहता था। वहाँ एक ये व्यवस्था लगाया गया था, ऐसा सिस्टम था। सिर्फ टैक्स कौन देता था, तो थर्ड स्टेट के लोग थे, जे थर्ड स्टेट के लोग सिर्फ ही टैक्स को पेड करते थे। ठीक है, और एक चीज़, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के थे, क्लेर्जी और नोबिलिटी, पादरी और कुलीन वर्ग के लोग, उनको वहाँ पर क्या था, बर्थ के आधार पर, माने जन्म के आधार पर प्रिविलेज दिया गया था, एक विशेषाधिकार उनको दिया गया था कि वो टैक्स नहीं दे सकते हैं, और जन्म के आधार पर ही था इनको। इन दोनों स्टेट के लोगों को टैक्स देने में छूट दिया जाता था, टैक्स नहीं दे सकता था वो। ठीक है, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग सिर्फ खाली टैक्स देते थे, थर्ड स्टेट के लोग। ठीक है, और इसमें हम लोग जानेंगे चर्च के बारे में। चर्च में भी था, जो भी चर्च क्या था पहले ही बताएं, पादरी वर्ग में आता था इन लोग। चर्च था जो पेशेंट्स जो किसान थे, उससे वो टैक्स के रूप में कौन सा टैक्स लेता था, तो टाइद, ये टैक्स के रूप में ताइद जो वसूलते थे। जो ताइद क्या हुआ, जो किसान लोग जितना भी अगर फसल का जो प्रोडक्शन करता है, उत्पादन जो करता है, उसका 10th भाग जो 10वां हिस्सा होता है, वो टैक्स के रूप में चर्च लोग ले लेते थे। ठीक है, उसी को कहता है ताइद। ओके, ताइद। ठीक है, और थर्ड स्टेट के लोगों को गवर्नमेंट को टैक्स भी देना रहता था। एक तो ये अलग से ताइद टैक्स दिया चर्च वाले के, और फिर इसके अलावा भी पहले से रूल था कि थर्ड स्टेट के लोग गवर्नमेंट को भी टैक्स देते थे, उन्हें दोहरा भार उन पर पड़ने लगा था। और इसमें एक तरह से और हम लोग जानेंगे, इसमें एक है डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बताया गया है। तो डायरेक्ट टैक्स कौन सा हो गया, एक है डायरेक्ट टैक्स टाइल है, जो डायरेक्ट टैक्स के रूप में है, प्रत्यक्ष कर में। तो प्रत्यक्ष कर किसको कहता है, इधर पर टैक्स टू बी द पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, जो स्टेट को डायरेक्ट जो टैक्स देता है वो टाइद कहलाता है, टाइल। ठीक है, ये तो डायरेक्ट टैक्स हो गया। और इसी में एक है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जो एवरीडे यूज होने वाला जो भी वस्तु है, उससे
इस एग्जाम्पल के तौर पर इसमें देखेंगे साल्ट हो गया, नमक का रोज यूज होता था, और फिर टोबैको जो तंबाकू हुआ उस पर भी यूज रहता था। तो जो एवरीडे प्रत्येक दिन जो यूज होने वाला जो वस्तु है उस पर जो टैक्स लगाया जाता था वो सब क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स था वहाँ, ठीक है। और फिर इस तरह से क्या हुआ कि स्टेट को जो फाइनेंशियल एक्टिविटी जो होता है वो किससे चलता था, वो तो थर्ड स्टेट के लोगों के द्वारा जो टैक्स दिया जाता था उसी से वहाँ की फाइनेंशियल एक्टिविटी चलता था स्टेट का, ठीक है। इस तरह से हम जाने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो 18th सेंचुरी के लास्ट में किस तरह से था वहाँ के फ्रेंच सोसाइटी के बारे में हम लोग जाने, ठीक है। इसे मेन चीज़ हम लोग जाने एक चीज़ की, जो फ्रेंच सोसाइटी था जो 3 भाग में डिवाइड था, 3 पार्ट में, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। इसको ज़रूर जान लेना है। फर्स्ट स्टेट में कौन आता था, पादरी वर्ग के लोग, क्लेर्जी जो पादरी हुए, और सेकंड स्टेट में, फर्स्ट स्टेट में पादरी क्लेर्जी और सेकंड स्टेट में नोबिलिटी यानी कुलीन वर्ग के लोग, और थर्ड स्टेट में जो बच गए जितना बिजनेसमैन हो गया या फिर मर्चेंट हो गया या कोर्ट में लायर जो हुआ या सर्वेंट या किसान लोग या आर्टिस्ट लोग जो कारीगर लोग थे वो सभी, और फिर ये सब क्या थे, थर्ड स्टेट में था। ये ज़रूर जानिएगा कि फ्रांसीसी जो रिवॉल्यूशन जो हुआ, जो फ्रांसीसी जो सोसाइटी उसमें था वो 3 पार्ट में डिवाइड था, ठीक है। उसी में से एक चीज़ हम लोग जाने, क्या जाने, एक चीज़ इसमें हम लोग जाने लिब्रेर के बारे में। जो लिब्रेर क्या था, वहाँ की फ्रांस की एक है करेंसी है लिब्रे, ठीक है। लेकिन इसको 1794 में इसको फिर समाप्त कर दिया गया था करेंसी को, ठीक है। और फिर जाने स्टेट के बारे में तो जान ही गए। फिर क्लेर्जी जो पादरी वर्ग था वो, उसके बारे में भी जाने तो ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टमेंट विद द स्पेशल फंक्शन ऑफ द चर्च, जो चर्च के जो में जो विशेष कार्य करते थे, जो लोगों का जो समूह था, ग्रुप था एक, उसी को कहता है क्लेर्जी यानी पादरी वर्ग, ठीक है। और फिर एक है ताइद के बारे में। तो ताइद बताए ही, ताइद ऐसा चीज़ है जो किसान वहाँ के जो उत्पादन करते थे उसका 1/10 यानी 10वां भाग वहाँ का टैक्स के रूप में ले लिया जाता था, ठीक है। और फिर एक चीज़ टाइल के बारे में जाने। टाइल क्या है, फ्रांस सोसाइटी में एक डायरेक्ट टैक्स है, जो टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, जो स्टेट को डायरेक्टली जो टैक्स को पेड किया जाता था वो उसको टाइल कहा है, ठीक है। इस तरह से हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जाने फ्रेंच सोसाइटी के बारे में, ओके।